हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जेटेट क्लास 6 to 8 के लिए एसएसटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर है 1, सब्जेक्ट है मेरा इतिहास। इससे पहले 2016 प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल में करा दिया है, डिटेल में सोल्यूशन करा दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरी गारंटी है इतिहास में जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर मेरा वीडियो पार्ट बाय पार्ट समझ करके देखते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या फिर प्रागैतिहासिक काल में। सही आंसर होगा यहाँ पे नवपाषाण काल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, चावल, जौ या बाजरा। तो याद रखना है आपको, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। क्या था? जौ था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। पहला ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ या फिर नर्मदा की घाटी। तो याद रखना है आपको कि भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नर्मदा घाटी है कहाँ? तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला का नाम है होशंगाबाद ज़िला। क्या नाम है? होशंगाबाद ज़िला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहीं पे सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना। और आई थिंक ये शायद 1984-85 में शायद खोजी गई हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिन की बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। 4th नंबर का सवाल है, उस स्थान का नाम बताना है। ठीक है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के, ठीक है, किसका? अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद या फिर कालीबंगा या फिर मेहरगढ़। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? मेहरगढ़ से, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर है। यही से एक सवाल और भी बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। चलिए अगला सवाल वही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से या फिर कोल्डिवा से या फिर मेहरगढ़ से। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, बात करें बुर्जहोम से तो इसके बारे में यहाँ पे एक पता चलता है कि मानव के साथ कुत्ते भी दफनाए जाने की साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? बुर्जहोम से। ठीक है, बुर्जहोम है कहाँ? तो ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में है ये। ठीक है, कहाँ पे है? श्रीनगर में है बुर्जहोम। वहीं पे देखेंगे कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, तो सवाल आ सकता है कि किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की ये साक्ष्य मिला है। तो कहाँ से मिला है? तो ये बुर्जहोम से मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये सॉरी श्रीनगर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण युग या फिर लौह युग। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका पेलियोलिथिक। क्या दिया हुआ है? पुरापाषाण युग मतलब पेलियोलिथिक। इसमें क्या बोला जाता है? पेलियोलिथिक एज बोला जाता है। ठीक है, पेलियोलिथिक इसको एज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नवपाषाण, तो नवपाषाण को बोला जाता है नियोलिथिक। क्या बोला जाता है? नियोलिथिक। सब में लिथिक लगा हुआ रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो पेलियोलिथिक, नियोलिथिक। और ताम्रपाषाण को बोला जाता है
चालकोलिथिक। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा आपका, राइट। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पेलोलिथिक किस युग को कहा जाता है तो पूरा पाषाण काल, नियोलिथिक किस काल को कहा जाता है, किस युग को कहा जाता है तो नवपाषाण युग, और चालकोलिथिक पूछा जाए तो क्या होगा, ताम्रपाषाण युग, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, कहाँ से की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल सिंपल से पूछ रहा है आपसे कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, कहाँ से की गई है, किस में की गई है? तो सन्यासी गुफाओं के रूप में की गई है, या फिर मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में की गई है, या फिर मंदिर के रूप में की गई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, भीमबेटका। सवाल है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, क्या सवाल है? पूछ रहा है आपसे कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, या फिर सोन नदी का उपागम स्थल के लिए? तो आसान सा सवाल है, हम सभी जानते हैं कि भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और भीमबेटका किस राज्य में है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर जिला का नाम पूछ लिया जाए तो रायसेन बताइएगा। ठीक है, राज्य पूछ लिया तो मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये नर्मदा नदी के आसपास जो स्थित ये क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है आपके लिए, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से बताना है कि कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता, भीमबेटका, बाघ, या फिर अमरावती? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, रायसेन जिला में स्थित है ये भीमबेटका। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। ध्यान रखिएगा कि जो प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, प्राचीन जो भारत है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या का नाम क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा को कहा गया है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, जबकि तीसरा को कहा गया है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब समझते हैं कि ये तीनों है क्या। ठीक है, प्राचीन भारत को 3 भागों में तुमने बांट दिया। अब हम लोग समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में किसको रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, सिंपल सा कि प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, वो काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिला है, अर्थात कह सकते हैं उसमें कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ लोग जानते ही नहीं थे लिखने के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसे हम लोग किस में रखेंगे? प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे। उदाहरण के रूप में हम लोग पाषाण कालीन सभ्यता को ले सकते हैं। ठीक है, कौन सी सभ्यता? पाषाण कालीन सभ्यता को हम लोग ले सकते हैं इसमें। ठीक है, बात करें हम लोग किसके बारे में? आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल, इसके जो लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है, लोगों ने लिखना सीख गया था। ठीक है, तो लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके लिखा गया जो है, क्या लिखा है वो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, या पाठ्य है या तो दुर्बोध है, तो उन लोग ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया कि उन लोगों ने लिखा क्या है। ठीक है, और हम लोग कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाल पा रहे कि उन लोगों ने जो लिखा है उस क्या लिखा है। ठीक है, तो ऐसी लिपि जिसका साक्ष्य तो मिला है, लिखने का प्रमाण तो मिला है, लेकिन हम लोग अभी क्या है उससे समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसे काल को हम लोग किस में रखे हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में रखे हैं। इसका उदाहरण दिया जा सकता है जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता,
ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, ताम्र सभ्यता, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि वहाँ पे कुछ भी लिखने के उन लोग कुछ जानता ही नहीं था, कुछ भी उन लोग को लिख नहीं सकता था, कोई भी लिखित प्रमाण मिला ही नहीं है। तो जब नहीं मिला तो कुछ नहीं लिखता होगा उन लोग, कुछ लोग उन लोग ज्ञान के उन लोग के बारे में कुछ ज्ञान ही था, कुछ लिखने पढ़े ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन अभी तक उसको आज तक वैज्ञानिक पढ़ नहीं पाए या हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। उसे रखा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में, जैसे कि सिंधु घाटी, ताम्र सभ्यता, ठीक है। बात करें ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल है जब से लिखित विवरण मिलना शुरू हुआ है, ठीक है, यानी कि जब से लिखित प्रमाण हम लोग को मिला हुआ है, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, और लिखित विवरण मिलते हैं, वैसे काल को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल। जैसे कि उदाहरण के बारे में बात करें, वैदिक संस्कृति, ठीक है, वैदिक संस्कृति, ये सभी देखेंगे कि ये लिखा हुआ है, पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी ऐतिहासिक काल से ही आरंभ होता है, ठीक है, वैदिक संस्कृति वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तीनों का हमने डिफिनेशन बता दिया, एक एक एग्जाम्पल हमने यहाँ दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चंस हमने कम लिए हैं, लेकिन एक्सप्लेन भर भर के किए हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। मेरी गारंटी है एग्जाम से पहले आपको हम लोग इतिहास पूरा कंप्लीट कवर करवा देंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। बस मेरे लेक्चर को यदि आप अच्छा से देख रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। बस आपको ध्यान से समझनी कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, इसी से कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो 2016-2013 में जो जेटेट एग्जाम हुआ था, उसी के बेस पर हमने क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है, और उसी को हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। गैरिक मृदांड पात्र का नामांकन हुआ था। सवाल है गैरिक मृदांड पात्र जो है उसका नामांकन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सीधा आंसर है हस्तिनापुर में, ठीक है। कहाँ हुआ था इसका नामांकन? हस्तिनापुर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर भी हमने बताया था ना, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुर्जहोम, और ये कहाँ पे है? श्रीनगर में हमने बताया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 12 नंबर क्या है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता? तो आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, परेशान नहीं होना है। हड़प्पा के बारे में हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, वो भी डिटेल से देखेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो प्राप्त होता है उसका प्रमुख जो स्रोत है वो क्या है? शिलालेख है, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है, या उपर्युक्त में से सभी होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख स्रोत पूछा है। क्या पूछा है आपसे? प्रमुख स्रोत पूछा है, ठीक है। सिर्फ पूछा स्रोत क्या है तो उपर्युक्त में से सभी होता है, लेकिन पूछा है प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रमुख स्रोत है इसका पुरातात्विक खुदाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है, प्राचीन स्थल इधर दिए हुए हैं, ठीक है, इधर प्राचीन स्थल दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है पुरातात्विक खोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैच करना होगा कि किससे कौन संबंधित है, प्राचीन स्थल है उससे कौन सा संबंधित है, वो आपसे यहाँ पे मैच करने के लिए बोला है, ठीक है। चलिए मैच कर लेते हैं हम लोग। चलिए पहला मिलाते हैं हम लोग। पहला है लोथल, क्या दिया है? लोथल दिया है, तो हम लोग देखते हैं लोथल का संबंध हो जाएगा, यहाँ से देखने को मिला है गोदीवाड़ा। ये गोदीवाड़ा क्या है? तो ध्यान रखना है, जलयानों के ठहरने के स्थान को कहते हैं गोदीवाड़ा, ठीक है। क्या कहते हैं? डॉकयार्ड जिसको आज कहते हैं हम लोग, बंदरगाह कहते हैं, तो उसमें गोदीवाड़ा कहा जाता था। तो जलयानों के ठहरने का स्थान को क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा। तो ये कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, लोथल में मिला है देखने को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। तो कालीगंगा में जूते हुए खेत मिले हैं, ठीक है, कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे चूड़ी वगैरह भी मिला है, ठीक है। कालीबंगा मतलब ये होता है काले कलर का, वो जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, बैंगन या कुछ बोलते हैं, हाथ में उसको चूड़ी को क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह बोलते हैं ना, बंगल्स या कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। तो ब्लैक कलर का चूड़ी वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं, तो यहाँ से भी मिला है ये चीज़,
ठीक है। तो जुता हुआ खेत मिला यहाँ से कालीबंगा से। उसके बाद धौलावीरा से देखने को क्या मिला है, तो यहाँ पे धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है। जबकि बनावली में देखेंगे तो यहाँ पे पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति भी मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर आएगा आपका ए का 2, बी का 1 और यहाँ पे सी का 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स जानने का प्रयास करते हैं कि लोथल कहाँ है, ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, बनावली कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लोथल के बारे में, ठीक है। चलिए एक करके हम लोग जानते हैं लोथल के बारे में जानते हैं। सवाल यहाँ से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे लोथल के बारे में। ये लोथल जो है, ठीक है, ये लोथल की जो खोज है ये 1954 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 1954 में खोज की गई थी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, लोथल की खोज कब की गई थी, 1954 में। ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा आपको गुजरात में। कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात में, ठीक है। ऐसी खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा इसका खोज किया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है। याद रहेगा लोथल की खोज कब की गई, 1954 में। कहाँ पे है लोथल, गुजरात में है। और इसे खोज किसने की थी, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसकी खोज की थी, ठीक है। कब, तो 1954 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक ज़िला का नाम पूछा जाए गुजरात में, अगर ज़िला पूछ लिया जाए किस ज़िला में है, तो सरगावाला नाम है इसका, ठीक है। क्या नाम है, सरगवाला, ठीक है, याद रखिएगा। इतना डिटेल्स नहीं पूछना चाहिए, बट अगर पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा सरगवाला ज़िला है, ठीक है। यहीं से लोथल की खोज की गई है, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कालीबंगा के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या है, कहाँ है, ठीक है ना। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ मैंने बता दिया था, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कालीबंगा की जो खोज की गई है किस वर्ष की गई है, तो 1952 में खोज की गई थी, ठीक है। कब, 1952 में। और ये कालीबंगा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में एक ज़िला का नाम है हनुमानगढ़ ज़िला। क्या नाम है, हनुमानगढ़ ज़िला, ठीक है। याद रहेगा कालीबंगा कहाँ है, खोज कब की गई, 1952 में। कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। किस ज़िला में, तो हनुमानगढ़ ज़िला में है, ठीक है, याद रहेगा। बात करें इसी खोज किसने की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका खोज किया था, इनका नाम था अमलानंद घोष। क्या नाम था, अमलानंद घोष, ठीक है, याद रहेगा। ध्यान रखिएगा कालीबंगा की खोज 1952 में की गई, राजस्थान में है ये। और किनके द्वारा खोज की गई थी, तो अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, धौलावीरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, ठीक है। अब बात करते हैं कि धौलावीरा की खोज कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा धौलावीरा की खोज की गई थी 1968 में। कब की गई थी, 1968 में, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में पूछ लिया जाए किस ज़िला में है, तो कच्छ ज़िला सुने होंगे आप लोग, ठीक है, यहीं पे देखने को मिलता है ये, ठीक है। और बात करें इसी खोज किसने की थी, इसी खोज की गई थी जेपी जोशी के द्वारा। किनके द्वारा, जेपी जोशी के द्वारा। अगर पूरा नाम जानना चाहते हैं तो इनका पूरा नाम है जगतपति, ठीक है, जगतपति, ठीक है। शायद जेपी ना दे करके जगतपति जोशी लिख दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। धौलावीरा की खोज कब की गई, तो ध्यान रखना है 1968 में। कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। किसने खोज की, तो जेपी जोशी
जगत जोशी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा बनावली के बारे में। बनावली ये कहाँ है, ये पहले देखिए इसे खोज कब की गई थी। इसे खोज की गई थी 1973 में। ठीक है, और ये कहाँ पे है बनावली, तो ये बनावली आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में। कहाँ देखने को मिलेगा, हरियाणा में। अगर आपसे ज़िला पूछ ले तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे ज़िला फतेहाबाद। क्या बताएंगे, फतेहाबाद, याद रहेगा फतेहाबाद। ठीक है, अच्छा बात करें इसे खोज किसने की थी, तो याद रखना है RS बिष्ट नाम का कोई व्यक्ति था, RS बिष्ट। ठीक है, RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना बनावली 1973 में से खोज की गई। किस राज्य में, हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है, RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पे थे, चारों को हम यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और एक दो याद कर लीजिए आप लोग, एग्जाम में ज़्यादातर उन्हीं से ज़्यादा उम्मीद पूछा जा सकता है। जैसे एक है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसी खोज कब की गई, इसी खोज की गई थी 1921 में। ठीक है, कहाँ पे है ये, ठीक है कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये सिंधु नदी घाटी के, मतलब सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसे खोज किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। किनके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं इसके बाद एक और है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के बारे में जरूर याद रखिएगा, हड़प्पा से सवाल आ सकता है। इसकी भी खोज 1921-22 में की गई थी। ठीक है, और ये है रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक है, ऐसे खोज की गई थी 1921-22 में, और ये आप बताए थे हमने सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। और हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चाहे इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में हमने डिटेल समझा दिया है। यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आने वाला एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपसे कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, एक तरफ हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन जगह का नाम दिया हुआ है, और किस नदी से संबंधित है आपसे पूछ रहा है, कौन सी स्थान किस नदी किनारे होगा, यही पूछा है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा। ठीक है, अभी हमने बताया हड़प्पा देखिए कहाँ पे था, हड़प्पा आपका ये रावी नदी के किनारे था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रावी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिए, ये रावी। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नागार्जुन कोंडा आपको पता है ये आंध्र प्रदेश में है, तो कृष्णा नदी के किनारे होगा। ठीक है, बात करें हम लोग यहाँ पे हसीनापुर। ठीक है, और बच रहा है मेरे पास पैठन। ठीक है, दो चीज़ बच रहा है यहाँ पे। तो पैठन जो है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, जबकि ये आपका ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ पे है, ये यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और बात कर ले हम लोग बाकी हड़प्पा तो बता ही दिया हमने कि रावी नदी किनारे है, तो ठीक है ये। और तो फिर बताइए कहाँ होगा इसका आंसर, पैठान हो जाएगा आपका, जो कि महाराष्ट्र में, तो ये गोदावरी नदी हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे कि वहीं से गोदावरी नदी निकलती है ना। अब बच के मेरे पास कौन सा, ये हस्तिनापुर, गंगा, यूपी, तो ये हो जाएगा आपका गंगा से संबंधित। ठीक है, तो मिला लीजिए कहाँ पे होगा इसका आंसर। ए का 2 दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा है, और बी का 3 दिख रहा है, तो बी का 3 तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग जो आंसर है उसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि गलत सेट किया गया हो, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा 3, और आपका सी का हो जाएगा आपका 4, और डी का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये सही मैच है, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। ये देखिए ये सही आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सब कुछ है, वैसा कुछ है नहीं जो कि कन्फ्यूजन है। यहाँ पे सिंपल है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे तो कंफर्म है। हस्तिनापुर यूपी में है, जो कि गंगा नदी के किनारे ही होगा।
नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी है, ठीक है, क्योंकि कृष्णा तो यूपी में देखने को मिलता भी नहीं है तो होगा नहीं, तो ये नागार्जुनकोंडा जो है वो बिल्कुल सही है, कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन जो है कि ये महाराष्ट्र में है तो गोदावरी नदी से ही संबंधित होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है सैंधव सभ्यता, क्या है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का महान जो है स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, अगर जानते हैं तो। बिल्कुल सही, सही आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और हमने बताया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी, कब, तो 1921 में। किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, काम खत्म। हड़प्पा के बारे में बता दिया था हमने, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921-22 में, और ये रावी नदी के किनारे है, ठीक। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सीधा आंसर आपका तांबा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मनुष्य ने धातु का उपयोग किया था, किसका, तांबा का। अब बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता होगा, ऋग्वेद इसका सही आंसर है, बस हम लोग रिविजन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। बाकी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है। वैसे बता दें पहले कि वेदों की संख्या कितनी है, कुल 4 है। उपवेद भी है, उपवेद भी है। हम वहाँ जब ऑनलाइनर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। 3 वीडियो हमने ऑनलाइनर का पढ़ा रखा है प्राचीन भारत से, तो 3 वीडियो उसको जाके जरूर देखिएगा, तो यहाँ पे आसानी से आपको आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेद कितने, 4 हैं, उपवेद और भी हैं, उसको ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से 4 वेद कौन कौन, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। जबकि बात करें हम लोग अथर्ववेद के बारे में, तो ये सबसे नवीन वेद है, नया वेद है, ठीक है। और बात करें हम लोग सामवेद के बारे में, तो ये संगीतमय, अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि यजुर्वेद में देखने को क्या मिलता है, कर्मकांड पर आधारित होता है ये, ठीक है, यजुर्वेद। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 4 वेदों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हम लोग को मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इसको हम लोग यहीं पे देखेंगे कि कौन सा सही आंसर होने वाला है, ठीक ना। चलिए सबसे पहला अथर्ववेद है। अथर्ववेद चला जाएगा आपका औषधियों से संबंधित, और अथर्ववेद में एक चीज़ और देखने को मिलता है आपको, जादू टोना। जादू टोना जो होता है ना, अथर्ववेद से ही संबंधित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ऋग्वेद, ये इसमें ईश्वर की महिमा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है आपका यजुर्वेद, तो यहाँ पे बलिदान विधि देखा जाता है। और इसके बाद है आपका सामवेद, तो सामवेद में संगीत वगैरह, जैसे हमने बताया अभी कि सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई मैच हो रहा है तो देख लीजिए, ए का 3 कहीं मैच कर रहा है क्या, ये तो ए कहीं है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए ध्यान से सुनिए मेरे बात। अगर ये PDF चाहिए इन सभी वीडियो का, ये सब जो भी हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये इसका PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी आपको 1 रुपये भी नहीं देना है, ठीक है। बस क्या देना है, 1 लाइक देना है, ठीक, और 1 सब्सक्राइब देना है। चलिए सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 इधर दिया है, सूची 2 इधर दिया है। इधर वैदिक नदियाँ, इधर आधुनिक नाम, यानी कि वैदिक नदियाँ यानी कि पुरानी नदियाँ का क्या नाम था और अब उसका क्या नाम है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं किस नदी का पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुंभा। तो कुंभा का जो नया नाम है वो है काबुल। क्या नाम है, काबुल। ये अफगानिस्तान की राजधानी भी है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पुरुषनी नदी, ठीक है। तो इसका जो नया नाम है उसका नाम क्या है, इसका पुराना नाम, नया नाम है रावी नदी। क्या नाम है, रावी। पुरुषनी का नया नाम है रावी। इसके बाद बात करें सदानीरा, ठीक है, क्या है, सदानीरा। तो सदानीरा का जो नया नाम है वो है गंडक। और सुतुद्री का जो नया नाम में देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका सतलज, ठीक है। ध्यान रखिए सू से शुरू हो रहा है, यहाँ भी स से शुरू हो रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं वैसे।
ठीक है। वैसे ट्रिक बहुत कम याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि चीज़ें जो है वो रट करके या फिर जैसे भी हो वो याद कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो कुंभा काबुल, पुरुषनी हो जाएगा रावी, सदानीरा हो जाएगा गंडक। ठीक है। और सुतुद्री जो है वो सतलज से संबंधित है, यानी कि उसका नया नाम है। ठीक ना। तो हम लोग यहाँ मैच नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की, बताइए किसने की, है ना। हड़प्पा की पूछ रहा है तो दयाराम साहनी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब खोज की थी, तो 1921-22 में। और किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, हड़प्पा दयाराम साहनी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। 22 नंबर है, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, कान का, बाहू का मतलब भुजा का, या फिर गला का, या फिर कलाई का। वन लाइनर सीरीज में इन सब चीज़ों को हम करा रखा है वहाँ पे। ठीक है। तो ये हो इसका सेंस हो जाएगा गला का। गला का ये था, निष्क जो था ना, ये गला का एक आभूषण था। अगला सवाल है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है उसका क्या नाम है। कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद, या फिर पंचविश ब्राह्मण। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, ऑप्शन आगे पीछे दिख रहे हैं। ठीक है। शतपथ यानी कि बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हैं। तो जिस क्रम में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है उसका नाम क्या है, शतपथ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये शतपथ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः विश्वास करती थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो मूर्ति पूजा, देवी पूजा, एक ईश्वरवाद, या बलि एवं कर्मकांड। याद रखना है, ऋग्वेद काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास रखती थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक। और आज का अंतिम प्रश्न है, ये भी वन लाइनर हम वहाँ पे करा रखे हैं, तो वहाँ पे जाकर वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवोत्मा एवं नदीत्मा संबोधित, थोड़ा सा संबोधित होना चाहिए ना, संबोधित। ठीक है, संबोधित किया गया है। बताना है किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवोत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया है। सिंधु, यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, ये सिंधु है। ठीक है। इसके बाद ये वित्सता। ठीक है, वित्सता कोई नदी होगा। ठीक है। इसके बाद है सरस्वती और यमुना। तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरस्वती। ठीक है, क्या हो जाएगा, सरस्वती। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवोत्मा, नदीत्मा कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। और बाकी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।